Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण संशोधन को डिस्कस करेंगे, स्पेशली 100, 101, 102, 103, 104, 105 अमेंडमेंट को डिटेल में। और दोस्तों, मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। गाइस, लास्ट क्लास में हमने सम सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लिया है। लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से लेकर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बीच के जितने भी अहम और महत्वपूर्ण संशोधन हो सकते थे, उन तमाम को हमने डिस्कस कर लिया है। और अमेंडमेंट के रिगार्डिंग आज का सेशन ये लास्ट होगा, और आज के सेशन में हम जितने भी बचे हुए अहम और महत्वपूर्ण संशोधन हैं, उन तमाम को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टेक अ लुक एट द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो गाइस, 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So have a look. A new 10th schedule was added providing for the anti-defection laws. तो guys, 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नया शेड्यूल को इनकॉर्पोरेट किया गया, और वो 10वां शेड्यूल था, जो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So have a look about something related to anti-defection law. So the 10th schedule of the Indian Constitution, which basically talks about the anti-defection law, is designed to prevent political defections prompted by the lure of the office or material benefits or other like considerations. तो guys, anti-defection law होता क्या है? तो इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो 10वां शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का 10वां शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, और इसका पर्पज़ ये था कि जो भी पॉलिटिकल डिफेक्शन है उनको ख़त्म किया जाए। पॉलिटिकल डिफेक्शन किसी व्यक्ति को ऑफिस का, मटेरियल बेनिफिट्स का या अदर लाइक कंसिडरेशन का लालच दे करके, इंटाइस करके पॉलिटिकल डिफेक्शन के लिए उभारना व गलाना, तो इसे कहते हैं डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन। तो इस तरह के एक्टिविटी और इस तरह के पॉलिटिकल डिफेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, जिसके बाद 10वां शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। तो गाइज, आगे इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1985 एंड रीइंफोर्स्ड इन 2002। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1985 में पास किया गया था, मगर इसे 2002 में रीइंफोर्स किया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, जिसको यहाँ बताया गया कि उस पॉलिटिकल डिफेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, कि जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का लालच दे करके, मटेरियल बेनिफिट, ऑफिस, अदर लाइक कंसिडरेशन का लालच दे करके, इंसाइट करके पॉलिटिकल डिफेक्शन के लिए उभारना। और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जरिए 1985 में पास किया गया, और इसे 2002 में रीइंफोर्स किया गया। एंड द नेक्स्ट, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, वाज इंसर्टेड बाय द 52nd अमेंडमेंट 1985 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट में यही बात है कि जो 10वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे पॉपुलरली रेफर किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से ज़्यादा फेमस है, और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया 1985 में 52nd अमेंडमेंट यानी 52nd संशोधन करके। एंड द नेक्स्ट, 10th शेड्यूल प्रोविजंस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो गाइज, जो 10वां शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं। सो हैव अ लुक। द 10th शेड्यूल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस with regard to the disqualification of MPs and MLAs on the ground of defections। गाइस, नीचे कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है, जो बेसिकली ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से एक MPs या MLA को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट, इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली। तो गाइस, पहला ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का ये है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर, मुंतखब मेंबर, अपने मेंबरशिप को अपने पॉलिटिकल पार्टी से वॉलंटरीली गिव अप कर दे, तो वो MPs MLA क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी ये ग्राउंड होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। एंड द सेकेंड, इफ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस
contrary to any direction issued by his political party. गाइस सेकेंड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि अगर कोई एमएलए या एमपी वोट करता है या हाउस में वोट करने से गुरेज करता है, एब्सटेन करता है, जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी उसी के पॉलिटिकल पार्टी के जारी करदा डायरेक्शन के खिलाफ हो, तो ये भी ग्राउंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। मतलब ये हुआ कि अगर हाउस में वोटिंग हो रहा हो और एक मेंबर वोट ना कर रहा हो, एब्सटेन कर रहा हो, और उसका वोट ना करना ये पॉलिटिकल पार्टी उसके पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो, तो ये डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट, इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइंस एनी पार्टी। गाइस तीसरा ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का ये है कि अगर कोई भी मेंबर कि जिसको इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया गया हो और वो जाकर के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ये भी ग्राउंड है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स। गाइस चौथा ग्राउंड ये है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, लाइक लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को और राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, इसी तरह स्टेट लेवल पर गवर्नर क्या नॉमिनेट करते हैं। अगर नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के एंड होने, 6 महीने के समाप्ति के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ये भी ग्राउंड है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन का। एंड द नेक्स्ट, the decision on disqualification questions on the ground of defection is referred to the speaker or the chairman of the house and her decision is final. Guys, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग फैसला सुनाना, फैसला लेना, ये स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस को ये पावर दिया गया है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति, किसी एमएलए या एमपीज को डिफेक्शन की बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए फैसला लेना हो, तो ये फैसला उस पार्लियामेंट के स्पीकर या चेयरमैन को दिया गया है। तो गाइज दिस वर समथिंग रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट, तो गाइज अब हम यहाँ से कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर फॉल करता है। सो हैव अ लुक। द फर्स्ट, इन द सिचुएशन वेयर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी decide to merge into another party, neither the members who decide to join nor the ones who stay with the original party will face disqualification. तो गाइस पहला एक्सेप्शन एंटी डिफेक्शन लॉ में ये है कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि जहां पर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेटर का 2/3 मेंबर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला कर ले, तो इस सिचुएशन में उन तमाम मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। And the second exception is any person elected as chairman or speaker can resign from his party and rejoin the party if he demits that post. तो गाइस सेकंड एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को चेयरमैन या स्पीकर के तौर पर इलेक्ट किया गया, फिर इलेक्ट किए जाने के बाद उसने अपने पार्टी को रिजाइन कर दिया और रिजाइन के बाद उसने दूसरे पार्टी को रिज्वाइन कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। And the next point, earlier the law allowed parties to be split, but at present this has been outlawed. तो गाइस बेसिकली इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बनने से पहले डिफेक्शन ये अलाउड था कि अगर कोई पार्टी अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले, ये अलाउड था। लेकिन आफ्टर लॉ मेकिंग, जब यानी कि लॉ बना दिया गया, तो आफ्टर मेकिंग लॉ एक पार्टी का दूसरे पार्टी को छोड़ देना और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेना, तो ये अब क्या हो गया, आउट लॉ हो गया, यानी कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से बाहर है, यानी कि अब उस पर एंटी डिफेक्शन का लॉ लगेगा। एंड द नेक्स्ट, डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन की अथॉरिटी किसको दी गई है। सो हैव अ लुक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो गाइस इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि हर वो क्वेश्चन, हर वो सवाल जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उठ रहा हो डिफेक्शन के ग्राउंड पर, तो इस तरह के क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का अथॉरिटी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को दिया गया है। लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग किए जाने वाले क्वेश्चन का आंसर करें। तो गाइस ये कुछ एक्सेप्शन थे रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, दैट इज द वोटिंग एज वाज डिक्रीज्ड फ्रॉम 21 to 18 फॉर बोथ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस। तो गाइस 1989 में 61वां संशोधन किया गया, जिसमें वोटिंग एज को घटा करके 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि 1989 से पहले वोटिंग एज जो था वो 21 साल का था, लेकिन जब 61st अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके बाद से वोटिंग एज 18 साल हो गए। लोकसभा के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के इलेक्शन के लिए 18 साल कर दिए गए। एंड द नेक्स्ट 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो गाइस 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो गाइस जो आजकल हम दिल्ली को NCT के नाम से जानते हैं, तो ये स्टेटस दिल्ली को 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिया गया। मतलब
जो दिल्ली जो स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये 1991 में जो है दिया गया। एंड द नेक्स्ट 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर एस्टैब्लिश्ड दिल्ली। तो गाइस सेकंड पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि 70 मेंबर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के 70 मेंबर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 7 मेंबर को से क्या है दिल्ली को स्टैब्लिश किया गया। तो इस अमेंडमेंट में 2 पॉइंट है। फर्स्ट ये कि जो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया वो 1991 में 69 अमेंडमेंट एक्ट करके, और दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली के लिए जो है 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए दिल्ली के लिए। एंड द नेक्स्ट 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 it talks about the Konkani, Manipuri and Nepali languages were included in the 8th schedule of the constitution। तो गाइस 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट किए गए कि जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन तीनों लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्रीज टू 18। तो गाइस 1992 में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 18 हो गए इन 3 को 8 करने के बाद। तो पहले 15 थे, जब 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 किया गया तो फिर 3 8 हो गए तो 18 हो गए। And the next 73rd Amendment Act 1992 it talks about the Panchayati Raj institutions were given constitutional status। तो गाइस 1992 में 73rd Amendment Act किए गए कि जिसमें पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया, जो कि पहले डीपीएसपी में था और इसे 1992 में 73rd Amendment Act करके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस प्रोवाइड किया गया। एंड द नेक्स्ट 74th Amendment Act 1992 it talks about urban local bodies were granted constitutional status। तो गाइस 1992 ही में 74th अमेंडमेंट एक्ट किए गए जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अ न्यू पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस 1992 में जब 74वां संशोधन किया गया तो उसके बाद एक नया पार्ट यानी कि पार्ट 9A और इसी के साथ साथ 12th शेड्यूल यानी 12वें शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इट टॉक्स अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। तो गाइस 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट किए गए जो बेसिकली ये बताता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसी के साथ साथ हर उस बच्चे को जिसकी एज 6 से लेकर 14 साल है, 6 से 14 साल के बीच के उम्र वाले बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात आई। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A वाज एडेड। और गाइस इसी के साथ साथ इस अमेंडमेंट के बाद एक नया फंडामेंटल ड्यूटी को जो कि आर्टिकल 51A है इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बेसिकली आर्टिकल 51A टॉक्स अबाउट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो गाइज जो एक नया फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, बेसिकली ये हमसे कहता है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी होगा, यानी कि वो सिटीजन जो कि पेरेंट है या गार्जियन है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करे, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दे जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना ये हर पेरेंट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द नेक्स्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 इट टॉक्स अबाउट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड इन द 8th शेड्यूल। तो गाइज 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट किए गए कि जिसमें 4 न्यू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किए गए, और वो ये हैं बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, ये 4 लैंग्वेज हैं जिनको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसके बाद टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस वर इंक्रीज फ्रॉम 18 to 22। तो जिसके बाद टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 18 से 22 हो गए। तो अभी रिसेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया 22 है। एंड द नेक्स्ट 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 it talks about the extended the reservation of seats for the SCs and the STs and the special representation for the Anglo-Indians in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for a further period of 10 years up to 2020 आर्टिकल 334। तो गाइस इस अमेंडमेंट का मतलब ये हुआ कि SCs, STs और इसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। मतलब ये हुआ कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन SC, ST के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन दिए गए हैं इन कम्युनिटीज़ को, SC को, ST को, इसी के साथ साथ एंग्लो इंडियन को, उनके रिजर्वेशन के टेन्योर को बढ़ा दिया गया मजीद 10 साल के लिए, जो कि 2020 में कंप्लीट हो गया है। और गाइस ये बात जो आर्टिकल 334 में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इट टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो गाइस 2011 में 97 अमेंडमेंट एक्ट किए गए कि जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक स्टेटस दिया गया, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डीपीएसपी में मेंशन था। एंड द नेक्स्ट राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19।
तो गाइस जो ये है क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का जो अधिकार दिया गया है ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 43B को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए। यानी कि एक और नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट अ न्यू पार्ट 9B वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और गाइस इसी के साथ साथ इस अमेंडमेंट के बाद एक और नया पार्ट यानी कि पार्ट 9B को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो गाइस ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। एंड द नेक्स्ट 100 Amendment Act 2015, it says about to pursue land boundary agreement 1974 between India and Bangladesh, exchange of some enclave territories with Bangladesh mentioned। तो गाइस जो 100वां संशोधन हुआ 2015 में ये बेसिकली इस बात को बतलाता है कि लैंड बाउंड्री से रिलेटेड जो मुआहिदा या एग्रीमेंट हुआ था 1974 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उस एग्रीमेंट को परस्यू किया गया। मतलब ये है कि जिस एग्रीमेंट में या इस अमेंडमेंट के बाद कुछ इनक्लेव टेरिटरीज को बांग्लादेश के साथ क्या है एक्सचेंज किया गया। तो 100वां अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसी एग्रीमेंट से रिलेट करता है जिसमें इनक्लेव टेरिटरी एक हिस्से को जो है एक्सचेंज किया गया है बांग्लादेश के साथ। एंड द नेक्स्ट 102 यानी कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो गाइज 102 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में किया गया, इट सेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। तो गाइज 2018 में 102 अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसमें NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस ग्रांट किया गया। एंड द नेक्स्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 इट सेज अबाउट अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लास other than the classes mentioned in the clause 4 and 5 of the article 15, that is classes other than socially and educationally backward classes of citizen or the scheduled caste and the scheduled tribes। तो guys 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो कम्युनिटी और सोसाइटी में वो क्लासेस जो इकोनॉमिकली आर्थिक एतबार से क्या है वीकर हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन। तो मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी में वो तबका जो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक एतबार से वीक हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया। और गाइज इस बात को भी बताया जा रहा है कि जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और इसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हटकर है, चूँकि जो आर्टिकल 15 है उसके क्लोज 4 और 5 में इन तमाम कैटेगरी को मेंशन किया गया है, लाइक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनसे हटकर ये क्लास है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 का मतलब यही हुआ कि जो आर्थिक एतबार से जो कम्युनिटी इंडिया में वीक है उनको 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। एंड द नेक्स्ट 104 Amendment Act 2020, it says about the extended the deadline for the cessation of the seat for SCs STs in the Lok Sabha and the state assemblies from 70 years to 80। तो guys 104 Amendment Act 2020 का मतलब ये है कि SCs और STs को लोकसभा इसी के साथ साथ स्टेट असेंबलीज में सीटों को इनके लिए रिजर्व किया गया था। यानी कि SCs और STs कम्युनिटी को लोकसभा और इसी के साथ साथ स्टेट असेंबलीज में सीट्स दिए गए थे एज अ रिजर्वेशन, तो उसके डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। और जो ये सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया था SCs STs को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये 70 ईयर्स हैं, 70 साल के लिए था। तो उसी डेडलाइन को बढ़ाया गया इस अमेंडमेंट को करके और वो 70 से 80 साल कर दिए गए। और गाइस इसी के साथ साथ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सीट को रिजर्व किया जाता था उसको खत्म किया गया। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को मेंशन करना रह गया था, वो ये है 101 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में किया गया था जिसमें GST को लागू किया गया था। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, कीप इट इन योर माइंड। एंड द नेक्स्ट 105th Amendment Act 2021, it says about the 105 Amendment of Indian Constitution 2021 also known as the Constitution Act। तो गाइज 2021 में 105 अमेंडमेंट एक्ट किए गए और गाइज 105 यानी 105 अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कहा जाता है। 105th अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें इस बात को बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के उस पावर को रिवाइव किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए पावर को रिस्टोर किया गया। दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो इंडिया में हैं उनको आइडेंटिफाई करने का और रिकॉग्नाइज करने का। और गाइस दिस इंक्लूड द कम्युनिटी क्लासेस सच एज OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो गाइस जो ये SEBC है यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये वो कम्युनिटी क्लासेस हैं जैसे कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस कि जिसके लिए
इंडियन स्टेट को, जिसके लिए इंडियन स्टेट ने स्पेसिफिक प्रोविज़न और इसी के साथ साथ अफर्मेटिव स्टेप को लेने का पावर दिया गया। यानी कि ये हुआ कि जब 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 किए गए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अफर्मेटिव स्टेप या स्पेसिफिक प्रोविज़न को प्रोवाइड करने का पावर दिया गया। एंड द नेक्स्ट, the 105th amendment of Indian Constitution was signed into law by the President of India on 18th August 2021। तो गाइस 105 अमेंडमेंट बिल 2021 ये उस वक्त कानून बना जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर क्या अपना सिग्नेचर यानी दस्तखत कर दिए। और ये कब हुआ? 18 अगस्त 2021। यानी कि 18 अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर साइन किया, जिसके बाद 105th अमेंडमेंट बिल ये एक्ट बन गया। तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस किया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस मेरे उन तमाम वीडियोस को जो हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अहम सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट पर बनाया है, डिस्कशन किया है, वो सारे के सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाए प्लेलिस्ट पर और वहाँ पर सारे वीडियोस एक जगह पर मौजूद हैं, आप उनको वॉच करें। उससे बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगा और एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।